अस्सलाम वालेकुम। मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मंसूर वॉइस और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं। शुक्रिया। किसी ज़माने में एक शहर हुआ करता था जिसे ज़ारिस्तान कहा जाता था। ये शहर वैसे देखने में तो वीरान और बेअबान था। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ कांटों वाले दरख्त ही हर तरफ बिखरे हुए नजर आते थे, या फिर उसी तरह कांटेदार झाड़ियाँ हर तरफ फैली हुई थीं। ये सारा इलाका एक बहुत बड़े शहर जितना था। उस शहर के गिर्द पुरानी ईंटों की बनी हुई एक ऊंची फसील थी, जो इस कदर पुरानी थी कि जगह जगह से टूट गई थी और उन टूटी हुई जगहों में खौफनाक मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। शहर में जगह जगह खंडरात थे, टूटे फूटे पुराने मकानात जिनमें सांप, बिच्छू और ऐसे ही दूसरे मूजी और अजीब किस्म के जानवर हर वक्त फिरते रहते। इस पूरे शहर में एक भी आदमी ना रहता था। यहाँ हर तरफ इस कदर दहशतनाक माहौल था कि रहना तो एक तरफ, बड़े से बड़ा बहादुर आदमी दिन के वक्त भी उसके अंदर जाने से डरता था। रात के वक्त इस शहर के अंदर हर तरफ चमकीली रोशनियां हर तरफ दौड़ती फिरती नजर आती थीं और कहकों और चीखों की ऐसी तेज आवाजें आती कि ज़ारिस्तान से काफी दूर वाक़े शहरों तक भी पहुंच जाती और वहां के लोग बुरी तरह खौफजदा हो जाते। सारे मुल्क में ये बात मशहूर थी कि ज़ारिस्तान बदरूहों का शहर है। पहले पहल चंद बहादुर आदमियों ने उसके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चीखते हुए बाहर आए तो उनके पूरे जिस्म लहूलुहान थे, पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म, और वो इंतहाई दहशतज़दा, और बाहर आकर वो चीखते हुए और तड़पते हुए मर गए। इसके बाद तो किसी की भी हिम्मत न हुई कि उस शहर के करीब भी जा सके। यह शहर मुल्क रूम के अंदर वाक़ था और इस शहर के मुतालिक बातें पूरे मुल्क रूम में मशहूर थीं। जो काफिला भी वहाँ से गुजरता वो आगे जाकर उस शहर के बारे में नई और दहशतनाक कहानियाँ सुनाता। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुल्क रूम के हर बाशिंदे को ज़ारिस्तान के मुतालिक मालूम हो गया और वह बदरूहों का शहर कहलाने लगा। मुल्क रूम पर बादशाह ज़रताश हुकूमत करता था, जो बेहद नेक और रहमदिल था और रियाया के दुख दर्द में उसके इस तरह काम आता कि रियाया उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती और वह उससे बेहद खुश थी। और बादशाह ज़रताश भी हमेशा यही कोशिश करता कि उसकी रियाया के किसी आदमी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर उसका कोई छोटा हाकिम रियाया में किसी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाता तो बादशाह ज़रताश उसे इस कदर सख्त सजा देता कि फिर कभी किसी को रियाया को तकलीफ देने का ख्याल भी ना आता और बादशाह की तरह उसके हाकिम भी रियाया की खिदमत करते और उनकी तकलीफ को दूर करना अपना फर्ज समझते। बादशाह ज़रताश रोज़ाना दरबार आम मुनक्किद करता और उस दरबार आम के दरवाजे खुले होते और उन पर कोई दरबान ना होता और रियाया में से हर आदमी को मुकम्मल आज़ादी थी कि वह दरबार में आकर अपनी फरियाद पेश कर सके। लेकिन चूंकि किसी को कोई तकलीफ ना हुई थी, इसलिए कोई भी फरियाद लेकर ना आता। आज भी बादशाह दरबार आम में बैठा हुकूमत के काम सार अंजाम दे रहा था कि अचानक एक औरत रोती पीटती अंदर दाखिल हुई और फरियाद फरियाद पुकारने लगी। दरबार में बैठे हुए सब लोग बुरी तरह चौंक पड़े। वो सब हैरान थे कि आखिर औरत को किसने तकलीफ पहुंचाई है। उन्हें मालूम था कि जिसने भी उस औरत को तकलीफ पहुंचाई होगी वो अब बादशाह की सख्त सजा से किसी सूरत बच ना सकेगा। बादशाह ज़रताश भी हैरान होकर उस औरत को देखने लगा, जो अपने लिबास से किसी अमीर घराने की औरत लग रही थी। क्या बात है, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है? बादशाह ने औरत से मुखातिब होकर कहा, जो बुरी तरह रो रही थी। बादशाह सलामत, आपके उस अमीर की बेवा हूँ जो आपके साथ जंग करते हुए हलाक हो गया था। उस अमीर का नाम बतूल था। बादशाह सलामत, शायद आपको याद हो। औरत ने रोते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें अच्छी तरह याद है, और ये भी याद है कि हमने बतूल के मरने के बाद उसकी बेवा और बच्चों के लिए वजीफा भी मुकर्रर किया था ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। क्या बात है, क्या तुम्हें वजीफा नहीं मिला? बादशाह ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, वजीफा तो हमें बाकायदगी से मिल रहा है और आपकी फ्याजी और रहमदिली की वजह से हमें अमीर बतूल के बाद जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंची। मेरी इकलौती बेटी आसमा और मैं खूब ऐश से जिंदगी गुजार रहे थे कि कल शाम हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई। उसने बताया कि वो बीमार है और उसे हकीम ने एक बहुत बड़ी बोतल ले आने के लिए कहा और उसके पास चूंकि बड़ी बोतल नहीं है इसलिए वो बोतल मांगने आई है। हमारे पास एक ऐसी बोतल मौजूद थी जो बहुत बड़ी थी और इंतहाई शफाफ शीशे की बनी हुई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को दे दे ताकि वो हकीम से दवा ले सके। आसमा ने बोतल लाकर दी तो बूढ़ी औरत बोतल देखकर बेहद खुश हुई। उसने आसमा से कहा कि वो बोतल को धो दे। आसमा ने बोतल धोकर उसे दी तो उसने बोतल का ढक्कन खोला और फिर यकदम उसने आसमा को गर्दन से पकड़ा और उस पर जोर से फूंक मारी तो आसमा यकदम छोटी होने लग गई। देखते ही देखते वो इस कदर छोटी हो गई कि उस बूढ़ी औरत ने उसे उठाकर आसानी से उस बोतल के अंदर डाला और उस पर ढक्कन लगा दिया। ना जाने उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि आसमा, मैं और हमारे मुलाजिम जो वहां मौजूद थे मुजस्मों की सूरत में बदल गए। हमारे मुंह से जरा सी भी आवाज न निकली और बूढ़ी औरत इत्मीनान से
आसमा को छोटा करके बोतल में डालने में कामयाब हो गई। जब उस बूढ़ी औरत ने आसमा को बोतल के अंदर डालकर उसका ढक्कन बंद कर दिया तो यकदम उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल किसी बदरू की तरह इंतहाई खौफनाक हो गई और वो कहके लगाती बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। उसके गायब होने पर हमारी हालत ठीक हुई। हमने उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नजर न आई। मैं एक नजूमी के पास गई तो उसने बताया कि वो बूढ़ी औरत दरअसल जारिस्तान की रहने वाली है और जारिस्तान के बादशाह की बेटी है। वो इंतहाई जालिम है। हर माह की 14वीं रात को वो एक जवान लड़की को इसी तरह बोतल में डालकर ले आती है और फिर आइंदा 14वीं की रात तक वो लड़की उसी बोतल में बंद रहती है। फिर आइंदा 14वीं रात को वह बदरू शहजादी उस बोतल को खोलती है और उस लड़की को बाहर निकालकर उसका गला काटती है और उस लड़की के गले से निकलने वाले खून को उस बोतल में भरकर रख लेती है और आइंदा माह की 14वीं तारीख तक उसका खून पीती रहती है। और चूंकि कोई आदमी जारिस्तान शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता इसलिए बदरू शहजादी के पंजे से आसमा को कोई नहीं छुड़ा सकता। जिस पर मैं मायूस हो गई और रोती पीटती आपके पास फरियाद लेकर आई। आप मुल्क रूम के बादशाह हैं और जारिस्तान भी मुल्क रूम का ही हिस्सा है और आप इंसाफ पसंद भी हैं और रहम दिल भी। आप मेरी बेटी आसमा को उस बदरू शहजादी के पंजे से आज़ाद कराएं। औरत ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। बादशाह और दरबान सब उस औरत की ये कहानी सुनकर बेहद हैरान हुए। वो सब जानते थे कि उस बदरूहों के शहर में कोई बड़े से बड़ा बहादुर भी दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए बादशाह इस औरत की कोई मदद न कर सकेगा। आसमा तुम्हारी ही बेटी नहीं, अमीर बतूल की बेवा वो हमारी भी बेटी है। रियाया की हर लड़की हमारी बेटी है, इसलिए हम आसमा को जरूर उस बदरू के पंजे से आज़ाद कराएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। बादशाह ने बड़े पुरज़म लहजे में कहा और उसकी बात सुनकर पूरा दरबार एक बार फिर हैरान रह गया। बादशाह सलामत, मैं आसमा को उस बदरू के पंजे से आज़ाद कराऊंगा। यकलख्त बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा आकाश ने उठकर खड़े होते हुए कहा। मगर बादशाह सलामत, जब कोई इंसान जारिस्तान में दाखिल ही नहीं हो सकता तो फिर किस तरह आसमा को उस बदरू के पंजे से छुड़ाया जाएगा। शहजादा आकाश जज्बाती नौजवान है और हम नहीं चाहते कि हमारा शहजादा बदरू के हाथों हलाक हो जाए। बूढ़े वजीर आजम ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है और बहुत सी सलाहियतें भी, इसलिए इंसान अगर चाहे तो हर काम कर सकता है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। इसलिए वजीर आजम साहब आप फिक्र न करें, मैं आसमा को जरूर उस बदरू के पंजे से आज़ाद करा लूंगा। शहजादा आकाश ने बड़े पुरजोश लहजे में कहा। शहजादा आकाश, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोश और जज्बे के तहत तुम बदरू से नहीं लड़ सकते, लेकिन बहरहाल आसमा की आज़ादी भी जरूरी है, इसलिए हमें इस बारे में पूरे सोच विचार के साथ काम करना चाहिए। बादशाह ने शहजादे को समझाते हुए कहा। बादशाह सलामत, आपकी और शहजादा आकाश की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि आप वाकई इंसाफ पसंद हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खातिर शहजादा आकाश की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं अपनी बेटी पर सब्र कर लूंगी। आसमा की माँ ने कहा। नहीं, अब यह हमारा फर्ज है कि हम आसमा को उस बदरू के पंजे से आज़ाद कराएं, और न सिर्फ आसमा को आज़ाद करें बल्कि उस बदरू का खात्मा भी इंतहाई ज़रूरी है, वरना वो इसी तरह हमारी रियाया की बेटियों को उठाकर ले जाती रहेगी। बादशाह ने कहा और फिर एक तरफ बैठे हुए बूढ़े शाही नजूमी से मुखातिब हो गया। शाही नजूमी, तुम हिसाब लगाकर हमें बताओ कि असल वाक़या क्या है और किस तरह आसमा को उस बदरू के पंजे से आज़ादी दिलाई जा सकती है। बादशाह ने बूढ़े शाही नजूमी से मुखातिब होकर कहा। बादशाह सलामत, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। अमीर बतूल की बेवा ने जो कुछ बताया है वो हरफ बा हरफ दुरुस्त है, और वजीर आजम साहब की बात भी दुरुस्त है कि जारिस्तान में कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता। अगर दाखिल हो भी जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। अलबत्ता उस बदरू शहजादी के कब्जे से आसमा को आज़ादी दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि कोई आदमी ऐन उस वक्त उस बदरू शहजादी के पास पहुंच जाए जब वो 14वीं रात को उस बोतल का ढक्कन खोलकर आसमा को कत्ल करने के लिए बाहर निकाल रही हो। उस वक्त बदरू शहजादी की सारी तवज्जो उस बोतल पर लगी हुई होगी। उस वक्त अगर बदरू शहजादी के सर का एक बाल तोड़ लिया जाए और फिर उस बाल को जला दिया जाए तो बदरू शहजादी जलकर राख हो जाएगी। इस तरह आसमा भी आज़ाद हो जाएगी और बदरू शहजादी का भी खात्मा हो सकता है। बूढ़े नजूमी ने कहा। लेकिन शाही नजूमी, तुम खुद ही तो कह रहे हो कि कोई आदमी जारिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, फिर कोई आदमी ऐन वक्त पर कैसे पहुंच जाएगा? बादशाह ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैंने हिसाब लगा लिया है और मेरे हिसाब के मुताबिक जारिस्तान में सिर्फ वही आदमी दाखिल हो सकता है जिसके पास पाताल की स्याह बिल्ली की आंख हो, क्योंकि पाताल की स्याह बिल्ली की आंख जिसके पास हो उस पर बदरूहों की दहशत नहीं पड़ती और वो आसानी से जारिस्तान के अंदर दाखिल हो सकता है, और इसके साथ ही उसे बदरूहें भी नजर आने लग जाती हैं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह कि बदरूहें उसे बिल्कुल नहीं देख सकती जब तक वो पाताल की स्याह बिल्ली की आंख उसके पास मौजूद रहेगी। और यह भी बता दूं कि जारिस्तान के अंदर छुपकर दाखिल होने वाला अगर तलवार साथ ले जाएगा तो फिर वो तलवार बदरूहों को नजर आ जाएगी
और इस तरह बदरूहें उसे घेर कर मार देंगी। शाही नजूमी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। पाताल की स्याह बिल्ली, ये तुम क्या कह रहे हो शाही नजूमी, ये बिल्ली कहाँ मिलती है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। पाताल में बादशाह सलामत, और पाताल उस गहराई को कहते हैं जहाँ जमीन खत्म हो जाती है, वहाँ ये बिल्ली रहती है। शाही नजूमी ने कहा। लेकिन पाताल तक कोई आदमी कैसे पहुंच सकता है? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, काले समुंदर के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा है जिसे पाताल जजीरा कहते हैं। उस जजीरे के दरमियान में एक गार है। ये गार सीधा पाताल तक चला जाता है। अगर कोई आदमी उस जजीरे में जाकर उस गार में दाखिल हो जाए तो आसानी से पाताल तक पहुंच सकता है। लेकिन ये बता दूं कि ये पूरा जजीरा इंतहाई खौफनाक दरिंदों से भरा हुआ है और गार के अंदर भी बहुत सी बलाएं रहती हैं जिनसे मुकाबला करना जरूरी है। जब वो आदमी पाताल में पहुंच जाए तो वहां उसे सुर्ख रंग का बड़ा सा कमरा नजर आएगा। उस कमरे के अंदर स्याह बिल्ली का मुजस्मा है जिसके माथे के अंदर सुर्ख रंग की आंख है। तलवार की नोक से आसानी से आंख निकाली जा सकती है। शाही नजूमी ने तफसील बताते हुए कहा। मैं तैयार हूँ बादशाह सलामत, आप मुझे इजाजत दें। शहजादा आकाश ने उठते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें इजाजत है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बहादुरी से जरूर आसमा को भी आजाद कराओगे और उस बदरू का भी खात्मा कर दोगे। बादशाह ने अपने इकलौते बेटे को इस खौफनाक मुहिम पर जाने की इजाजत देते हुए कहा और सब दरबारी बादशाह की इस बहादुरी और इशार पर बेहद हैरान हुए। बादशाह सलामत, वजीर आजम ने एक बार फिर खड़े होकर कुछ कहना चाहा। हम जानते हैं वजीर आजम, आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि चूंकि आकाश हमारा इकलौता बेटा है और ये मुहिम इंतहाई खतरनाक, इसलिए हम आकाश को इस मुहिम पर ना भेजें और इसकी जगह किसी और को भेज दें, इनाम इकराम का लालच देकर। बादशाह ने तेज लहजे में कहा। हाँ बादशाह सलामत, मैं यही अर्ज करना चाहता था। शहजादा आकाश वली अहद है और हम नहीं चाहते कि वली अहद को कोई नुकसान पहुंच जाए। वजीर आजम ने सर झुकाते हुए कहा। आपका जज्बा अपनी जगह वजीर आजम, लेकिन राय की हिफाजत हमारा और शहजादा आकाश का पहला फर्ज है। अगर शहजादा आकाश ना होता तो बूढ़े होने के बावजूद हम खुद जाते। तुम ये भी तो सोचो कि आसमा भी तो उस औरत की इकलौती बेटी है। बहरहाल हमने आकाश को इजाजत दे दी है, इसलिए अब कोई और बात हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा। शहजादा आकाश बादशाह से इजाजत लेकर सीधा अपने महल में आया और फिर उसने अपना सामान तैयार किया और घोड़े पर बैठकर वो समुंदर की तरफ चल पड़ा। समुंदर के किनारे मल्लाहों की झोंपड़ियां थीं। शहजादा एक बूढ़े मल्लाह के पास गया। ये बूढ़ा मल्लाह तैराकी सिखाने में उसका उस्ताद था। बूढ़ा मल्लाह शहजादे को अपनी झोंपड़ी में इस तरह अचानक देखकर बेहद हैरान हुआ और जब शहजादे ने उसे सारी बात बताई तो सर हिलाने लगा। मैं उस जजीरे को जानता हूँ शहजादा हजूर, लेकिन कश्ती में वहां तक पहुंचते पहुंचते तो हमें कई साल लग जाएंगे क्योंकि वो जजीरा बेहद दूर है। लेकिन अगर शहजादी मछली मदद करे तो वो आपको एक दिन में वहां पहुंचा सकती है। बूढ़े मल्लाह ने कहा। शहजादी मछली, वो कहाँ से मिलेगी और वो कैसे हमारी मदद करेगी उस्ताद मल्लाह? शहजादा आकाश ने हैरान होते हुए कहा। मेरे साथ आइए, मल्लाह ने कहा और फिर वो शहजादे को अपने हमरा लेकर समुंदर के किनारे चलता हुआ काफी दूर निकल गया। इसके बाद उसने साहिल की रेत उठाई और उस पर कुछ पढ़कर उसने उसे समुंदर में डाल दिया। चंद लम्हों बाद समुंदर के अंदर से एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की मछली नमूदार हुई। मुझे मालूम है बूढ़े मल्लाह कि तुमने हमें क्यों बुलाया है। चूंकि शहजादा एक नेक मकसद के लिए जाना चाहता है, इसलिए हम शहजादे की जरूर मदद करेंगे। हम मुंह खोलते हैं, शहजादे से कहो कि वो हमारे मुंह के अंदर जाकर बैठ जाए, उसे कोई तकलीफ ना होगी। शहजादी मछली इंसानी आवाज में बोली। शुक्रिया शहजादी मछली, हम तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार होंगे। शहजादा आकाश ने खुश होते हुए कहा और फिर जैसे ही सुनहरे रंग की उस बड़ी मछली ने अपना गार नुमा मुंह खोला, शहजादा आकाश जल्दी से उसके मुंह में दाखिल हो गया। मछली ने मुंह बंद कर लिया और शहजादा उसके गारनुमा खुले मुंह में एक तरफ इत्मीनान से बैठ गया। अब उसे इस तरह हचकोले लगने लगे कि उसे बेख्तियार नींद आ गई। वैसे भी मछली के मुंह बंद करने से अंधेरा छा गया था, इसलिए शहजादा आकाश को नींद आ गई। फिर एक जोरदार झटके से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मछली का मुंह खुला हुआ था। वो समझ गया कि पाताल जजीरा आ गया है। वो जल्दी से उसके मुंह से निकलकर जजीरे पर चढ़ गया। शहजादा आकाश, जजीरे पर एक दरख्त है जिसकी 2 चोटियां हैं। तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना, 2 चोटियों वाले दरख्त, मुझे मछली शहजादी ने भेजा है, मेरी मदद करो। तो उस दरख्त पर से एक सुर्ख रंग का फल नीचे गिरेगा। तुम ये फल खा लेना। उस फल को खाते ही तुम दरिंदों और बलाओं की नजरों से गायब हो जाओगे। इस तरह तुम आसानी से पाताल पहुंच जाओगे। जब तुम कामयाब होकर वापस आओ तो यहाँ खड़े होकर मुझे आवाज दे लेना, मैं आ जाऊंगी और तुम्हें वापस ले जाऊंगी। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। शहजादी मछली की आवाज सुनाई दी और शहजादा आकाश ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो तेजी से जजीरे के अंदर की तरफ बढ़ गया। जल्द ही उसे 2 चोटियों वाला दरख्त नजर आ गया। जब उसने शहजादी मछली का पैगाम उस दरख्त को दिया
तो दरख्त के घने पत्तों से सुर्ख रंग का एक बड़े बेर जितना फल नीचे आ गिरा। शहजादे आकाश ने जल्दी से वो फल उठाया और उसे खा लिया। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। वाकई आगे जाकर उसे मालूम हुआ कि जजीरा इंतहाई खौफनाक दरिंदों से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी दरिंदा उसकी तरफ मुतवज्जा न था, जैसे वो उसे देख ही न रहे हों और ना ही उसकी बू सूंघ रहे हों। शहजादा इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। वैसे वो सोच रहा था कि अगर उसने सुरख फल ना खाया होता तो इतने खौफनाक दरिंदों से लड़ते लड़ते उसे कई माह गुजर जाते, फिर भी ये दरिंदे खत्म ना होते और ना ही वो गार तक पहुंच सकता। लेकिन अब वो इत्मीनान से चलता हुआ उन दरिंदों के दरमियान से गुजरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो जजीरे के दरमियान में एक बड़ी सी गार के सामने पहुंच गया। गार की जो निशानियां शाही नजूमी ने बताई थी उसके मुताबिक पाताल तक जाने वाली यही गार थी। वो इत्मीनान से उस गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर जगह जगह बिच्छू, सांप, खौफनाक मकड़े, आदमखोर चूंटियां मौजूद थीं, लेकिन शहजादे आकाश को किसी ने कुछ न कहा और शहजादा आकाश इत्मीनान से चलता हुआ गार के अंदर आगे बढ़ता गया। जब वो थक जाता तो गार के अंदर ही दीवार से पुश्त लगाकर किसी खाली जगह बैठ जाता और फिर उठकर आगे बढ़ जाता। इस तरह चलते चलते आखिरकार वो पाताल पहुंच ही गया। वहां पहुंचते ही उसे सुर्ख रंग का कमरा नजर आया, जिसका दरवाजा खुला हुआ था, शायद इसलिए कि किसी को भी ये ख्याल ना था कि यहाँ तक भी कोई आदमी जिंदा सलामत पहुंच सकता है। शहजादा आकाश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्ली का मुजस्मा देखा, जो बिल्कुल स्याह रंग का था और उसके माथे पर गहरे सुर्ख रंग का एक आंखनुमा पत्थर लगा हुआ था। शहजादे ने जल्दी से तलवार निकाली और फिर उसने तलवार की नोक की मदद से जल्द ही उस बिल्ली की आंख बाहर निकाली और फिर वो आंख लिए वापस मुड़ा और दौड़ता हुआ दोबारा गार में ऊपर चढ़ने लगा। अब वो जल्द अज जल्द गार से बाहर निकल जाना चाहता था। चूंकि उसने दरख्त का सुर्ख फल खाया हुआ था, इसलिए कोई बला उसे न देख सकी और आखिरकार वो गार से बाहर आ गया। गार से बाहर आकर उसने एक दरख्त पर चढ़कर काफी देर तक आराम किया, क्योंकि वो मुसलसल चलने की वजह से बहुत थक गया था। जब वो काफी आराम कर चुका तो दरख्त से उतरा और एक बार फिर समुद्र की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर किसी दरिंदे ने उसे कुछ न कहा और वो इत्मीनान से साहिल तक पहुंच गया। साहिल पर पहुंचकर उसने सुनहरी मछली को आवाज दी तो सुनहरी मछली आ गई। वो शहजादे आकाश को बखैरियत देखकर बेहद खुश हुई और उसने अपना मुंह खोल दिया। शहजादा उसके मुंह में जाकर बैठ गया और मछली ने मुंह बंद कर लिया और शहजादे को एक बार फिर हचकोले लगे और अंधेरे की वजह से नींद आ गई। फिर एक जोरदार झटका लगने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो साहिल तक पहुंच गया है। वो मछली के मुंह से निकला और साहिल पर आकर उसने मछली का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने मल्लाह उस्ताद के पास पहुंच गया। मल्लाह उसे बखैरियत देखकर बेहद खुश हुआ और उसने उसे मुबारकबाद दी। शहजादे ने उसका भी शुक्रिया अदा किया। उसका घोड़ा चूंकि अभी तक वहां मौजूद था, इसलिए वो घोड़े पर सवार हुआ और अब उसने उस इलाके की तरफ सफर करना शुरू कर दिया जहां जारिस्तान वाक़ था। जारिस्तान पहुंचते उसे काफी अरसा लग गया, लेकिन आखिरकार वह जारिस्तान पहुंच ही गया। वहां जाकर उसे मालूम हुआ कि पाताल की स्याह बिल्ली की आंख हासिल करने और फिर वहां तक पहुंचने में उसे 1 माह लग ही गया है और आज रात भी 14वीं की रात है। तो उसने रात होते ही अपनी तलवार घोड़े के साथ बांधी और खाली हाथ वो जारिस्तान की फसील की तरफ बढ़ गया। उसने फसील की स्याह बिल्ली की आंख सर पर पहने हुए ताज के अंदर लगा ली थी, इसलिए उसे यकीन था कि अब बदरू हैं उसे न देख सकेंगी। फसील के एक टूटे हुए हिस्से से जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां वाकई खौफनाक शक्लों वाली बदरू हैं। इस तरह घूमती फिर रही थी जैसे वो यहीं रहती हों। पहले तो वो उनकी खौफनाक शक्लें देखकर कदरे डर सा गया, लेकिन फिर उसका डर खत्म हो गया। वो आगे बढ़ता गया। बदरूहें उसकी तरफ मुतवज्जा न थीं, इसलिए वो इत्मीनान से आगे बढ़ता गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे दूर से जोरदार कहकों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि एक बड़े से मैदान के अंदर एक इंतहाई खौफनाक शक्ल वाली बदरू हाथ में एक बड़ी सी बोतल पकड़े हुए है और उस बोतल के अंदर एक खूबसूरत लड़की बंद है और वह बदरू कहके लगाती हुई उस बोतल का ढक्कन खोलने में मसरूफ है। शहजादा चूंकि अभी वहां से काफी दूर था, इसलिए वो बेख्तियार भाग पड़ा ताकि बोतल खोलने से पहले वहां पहुंच जाए। मुसलसल भागता हुआ वो उस बदरू के पास पहुंच गया। बदरू अभी तक ढक्कन खोलने में मसरूफ थी। उसने दौड़कर आते हुए शहजादा आकाश को देखा तक नहीं। शहजादा उसके करीब पहुंच गया, लेकिन बदरू इस कदर ऊंची और लंबी थी कि शहजादे का हाथ किसी तरह भी उसके सर तक न पहुंच सकता था कि शहजादा उसका बाल नोच सकता। अब तो वो बड़ा घबराया, लेकिन चूंकि वो बेहद अक्लमंद था, इसलिए उसके जहन में फौरन एक तजवीज आ गई। वो जल्दी से पीछे हटा और फिर दूर से दौड़ता हुआ वो बोतल के करीब आया और करीब आकर उसने जोर से छलांग मारी तो उसका हाथ बोतल की गर्दन के गिर्द जम गया और वो बोतल से लटक गया। दूसरे लम्हे उसने कलाबाजी खाई और तेजी से उस बदरू के हाथ पर चढ़ गया जो बोतल को पकड़े हुए थी। अरे अरे, ये क्या? ये मेरे हाथ पर कौन रेंग रहा है?
बदरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन चूंकि उसे शहजादा आकाश नजर ना आ रहा था इसलिए वो उसे देख न सकी और मुसलसल ढक्कन खोलने में मसरूफ रही। शहजादा आकाश उसके हाथ पर चढ़ते हुए बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच गया और दूसरे लम्हे एक झटके से उसने उसका बाल पकड़कर खींचा तो बदरू शहजादी बुरी तरह चीखने लगी, लेकिन शहजादा उसका रस्सी जितना मोटा बाल 2-4 झटकों में नोच लेने में कामयाब हो गया। नोचते ही उसने छलांग लगा दी। ओह मेरा बाल, मेरा बाल! बदरू शहजादी अपने बाल को नीचे जाते देखकर चौंकी और बाल को पकड़ने लगी, लेकिन शहजादा बाल लिए दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसने जल्दी से जेब से चकमाक पत्थरों के 2 टुकड़े निकाले और उनको आपस में रगड़ा तो उनमें से आग का शोला निकला और पत्थरों के साथ मौजूद बाल को आग लग गई। बाल को उठाने के लिए झुकी हुई बदरू शहजादी बुरी तरह चीखकर पीछे हटी और फिर चीखती हुई मैदान में दौड़ने लगी। जैसे जैसे बाल जलता जा रहा था उसके जिस्म को आग लगती जा रही थी और शहजादा आकाश भी ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे जैसे बदरू शहजादी के जिस्म को आग लगती जा रही थी उसी तरह जारिस्तान शहर में मौजूद तमाम बदरूहें भी साथ साथ जलती जा रही थीं। पूरा शहर चीखों से गूंज रहा था, लेकिन शहजादा इत्मीनान से खड़ा रहा। पाताल की स्याह बिल्ली की आंख की वजह से उसे बदरूहें न देख पा रही थीं। चंद लम्हों में ही बाल जलकर राख हो गया और उसके साथ ही बदरू शहजादी समेत जारिस्तान की तमाम बदरूहें भी जलकर राख हो गईं। अब पूरा शहर उन बदरूहों से खाली हो गया था। अलबत्ता बोतल वैसे ही पड़ी हुई थी। शहजादे ने एक भारी पत्थर उठाया और जाकर बोतल पर मार दिया। बोतल टूटते ही आसमा असल हालत में आ गई। उसे चूंकि शहजादा नजर आ रहा था और उसने शहजादे की सारी कार्रवाई बोतल के अंदर से खुद देखी थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर शहजादे का शुक्रिया अदा किया। जब शहजादे ने उसे सारा हाल बताया तो वह शहजादे की बहादुरी, हिम्मत और अक्लमंदी पर बेहद हैरान भी हुई और खुश भी। शहजादा उसे साथ लेकर शहर से निकला और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चल पड़ा। मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार वो अपने शहर पहुंच गया। जब आसमा की माँ को आसमा के बखैरियत वापस आने की खबर हुई तो वो बेहद खुश हुई। उधर बादशाह भी अपने बेटे की बहादुरी पर बेहद खुश हुआ। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाने लगीं। बादशाह आसमा से भी मिला और उसे आसमा बेहद अच्छी लगी। उसने आसमा की माँ से पूछकर शहजादे आकाश और आसमा की शादी का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। सारे मुल्क में 7 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा आकाश और आसमा की शादी हो गई और वो दोनों बेहद खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। वाकई हिम्मत, बहादुरी और अक्लमंदी से इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेता है और अल्लाह ताला भी उन लोगों की मदद करता है जो खुद हिम्मत से काम लेते हैं। चांद परी। काफी अरसा पहले मुल्क रूम पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसका इकलौता बेटा आफरीदों दोनों टांगों से माजूर था। शहजादा आफरीदों को एक घोड़े ने गहरी खाई में गिरा दिया था जिससे उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं और फिर ना सिर्फ शाही हकीम बल्कि दूर दूर के मुल्कों के शाही हकीमों से उसका इलाज करवाया गया, मगर उसकी दोनों टांगें ठीक न हो सकीं और वो हमेशा के लिए माजूर होकर रह गया। अब वो एक कुर्सी पर बैठा रहता था और उसकी दोनों टांगों पर कपड़ा पड़ा रहता था और शाही गुलाम उसकी कुर्सी उठाई महल के अंदर उसे लिए फिरते थे। शहजादा वैसे तो बेहद रहमदिल और सखी था, लेकिन माजूरी की वजह से वो अब बेहद चिड़चिड़ा हो गया था। खास तौर पर जब वो दूसरे लोगों को चलते फिरते देखता तो उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन चूंकि वो बेहद रहमदिल था इसलिए अपने चिड़चिड़ेपन से किसी को तकलीफ ना पहुंचाता, बल्कि अपने कमरे में अकेला बैठ जाता और खाना पीना छोड़ देता। उसकी माँ मलका उसके बचपन में ही फौत हो गई थी और उसका बाप रूम का बादशाह भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। इसके साथ साथ बादशाह को अपने इकलौते बेटे की भी बेहद फिक्र थी। वो सोचता कि उसके मरने के बाद जब माजूर शहजादा बादशाह बनेगा तो वो कैसे दुश्मनों से जंगे लड़ सकेगा और लाजमन दुश्मन उसकी माजूरी से फायदा उठाकर मुल्क रूम पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह मुल्क रूम दुश्मनों के कब्जे में चला जाएगा, लेकिन वो मजबूर था। वो अपने बेटे की माजूरी को किसी तरह भी दूर न कर सकता था। आज भी बादशाह इस फिक्र में मुब्तला अपने खास कमरे में बैठा हुआ था कि दरवाजा खुला और एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने झुक गया। क्या बात है? बादशाह ने गुस्सीले लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, एक अजनबी बूढ़ा आपसे मुलाकात की इजाजत चाहता है। उसका कहना है कि वो शहजादा हुजूर का इलाज कर सकता है। गुलाम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। अच्छा, बुलाओ उसे फौरन, बादशाह ने खुश होकर कहा और गुलाम तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा जिसकी कमर आधी से ज्यादा झुकी हुई थी और उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उसका आखिरी सिरा फर्श से छू रहा था, लाठी टेकता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
उसके जिस्म पर स्याह रंग का लिबास था। बूढ़ा बतलीमोस बादशाह रूम की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। बूढ़े ने अंदर दाखिल होकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बादशाह ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैठ जाऊं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। बूढ़े ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ। बादशाह ने उसे इजाजत देते हुए कहा और बूढ़ा एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। अब उसका चेहरा बादशाह को वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा था और बादशाह उसके चेहरे को देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी नाक ना होने के बराबर थी। यूं लगता था जैसे किसी ने छोटा सा मनका दोनों आंखों के दरमियान रख दिया हो। चेहरे पर इस कदर झुर्रियां थी कि जैसे सहरा में तेज हवा चलने से रेत पर लकीरें सी बन जाती हैं, मगर उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी, ऐसी चमक के उन्हें ज्यादा देर तक गौर से देखा भी ना जा सकता था और देखने वाले को मजबूरन नजरें झुकानी पड़ती थीं। हाँ, अब बताओ कौन हो तुम और कहां से आए हो, और तुमने दरबान से कैसे कहा कि तुम शहजादा आफरीदों का इलाज कर सकते हो? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, मेरा नाम बतलीमोस है। मैं मुल्क यूनान का बाशिंदा हूँ। मुझे शहजादा आफरीदों की माजूरी का पता चला तो मैं हाजिर हो गया। मैं हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि शहजादा आफरीदों कैसे सेहतयाब हो सकते हैं। बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब? हम तुम्हारी बात समझे नहीं हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, शहजादा आफरीदों की माजूरी का ताल्लुक किसी बीमारी से नहीं है। ये ठीक है कि शहजादा हजूर गिर गए थे और उनकी दोनों टांगे टूट गई थीं, लेकिन ऐसा तो होता रहता है, टूटी हुई हड्डियां दोबारा जुड़ भी जाती हैं और शहजादा हजूर की टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद शहजादा हजूर सेहतयाब नहीं हो रहे, हालांकि शाही हकीम उनका इलाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शहजादा हजूर को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शहजादा हजूर पर जादू किया गया है और जब तक उस जादू का तोड़ ना किया जाएगा शहजादा हजूर सेहतयाब नहीं हो सकते। बतलीमोस ने जवाब देते हुए कहा, ओ, तुम्हारी बात हमारी समझ में आ रही है। इस बात पर तो वाकई हमने कभी गौर ही नहीं किया था, लेकिन किसी को क्या जरूरत है शहजादा आफरीदों पर इस तरह जादू करने की? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, आपको अच्छी तरह मालूम है कि शहजादा हजूर आपके इकलौते बेटे हैं और आपके बाद उन्होंने रूम का बादशाह बनना है। आपके हमसाया मुल्क का बादशाह कब से आपके मुल्क पर नजरें लगाए बैठा है। ये जादू भी उसी ने कराया है। उसका एक बहुत बड़ा जादूगर दोस्त है जिसका नाम काला जादूगर है, और ये जादू उस काले जादूगर ने किया है ताकि जब माजूर शहजादा तख्त पर बैठे तो वो आसानी से मुल्क रूम पर कब्जा कर ले। बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा, किस बादशाह की बात कर रहे हो तुम? बादशाह ने उसीले लहजे में कहा, आपका हमसाया बादशाह जिसका नाम बाजूश है। बूढ़े ने जवाब दिया, बाजूश? ओह, तो ये उसका काम है। तुम दुरुस्त कह रहे हो। उसने कई बार हमारे मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपनी बहादुर फौजों की मदद से हमेशा उसका हर हमला नाकाम बना दिया। अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो फिर वो हमारे गजब से नहीं बच सकता। हम उसके मुल्क पर हमला करके उसे हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देंगे। बादशाह ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और गुस्से के मारे अपनी खास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था और आंखों से शोले से निकलने लगे थे। बादशाह सलामत, अगर आपने उस पर हमला किया तो उसे बहाना मिल जाएगा और फिर वो अपने दोस्त काले जादूगर की मदद से आपकी तमाम फौज पर जादू कराकर खत्म करा देगा, क्योंकि काले जादूगर ने उसे कह रखा है कि जब तक उस पर हमला ना हो वो उसकी मदद ना करेगा। बूढ़े ने बादशाह को समझाते हुए कहा, तो फिर क्या किया जाए? बादशाह ने होंठ चबाते हुए पूछा, आप पहले शहजादा हजूर के सेहतयाब होने की फिक्र करें। अगर शहजादा हजूर सेहतयाब हो जाएं, तो फिर बादशाह बाजूश भी मुल्क रूम पर हमला करने की जुर्रत ना करेगा। बूढ़े ने कहा, ओ हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। तुमने बताया नहीं कि उस काले जादूगर का जादू कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि शहजादा तंदुरुस्त हो सके। बादशाह ने चौंक कर कहा और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बादशाह सलामत, या तो आप मुझे शहजादा हजूर के कमरे में भिजवा दें या फिर शहजादा हजूर को यहाँ बुलवा लें, क्योंकि मैं जब तक शहजादा हजूर पर एक खास अमल ना करूंगा उस काले जादूगर के जादू का तोड़ मालूम ना हो सकेगा। बूढ़े ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, हम खुद शहजादे के कमरे में चलते हैं। बादशाह ने कहा और कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों में से गुजरने के बाद वो महल के एक अलहदा हिस्से में आ गए।
ये तमाम हिस्सा दूध जैसे पत्थरों से बना हुआ था और बेहद खूबसूरत था। बादशाह ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ा भी खामोशी से उसके पीछे चलता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया। शहजादा आफरीदों को हमारी आमद की इत्तला दो। बादशाह ने कमरे में दाखिल होते ही वहां मौजूद एक दरबान से मुखातिब होकर कहा, तशरीफ लाइए हजूर, शहजादा साहब को आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी है और वो आपके मुंतजिर हैं। दरबान ने रुकू के बल झुकते हुए कहा और बादशाह सर हिलाता हुआ कोने में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आओ बतलीमोस, बादशाह ने मुड़कर बूढ़े से कहा और फिर दरवाजा खोलकर वो एक और कमरे में पहुंच गया। बूढ़ा बतलीमोस उसके पीछे था। कमरे में एक सुनहरी कुर्सी पर शहजादा आफरीदों बैठा हुआ था। उसकी टांगों पर एक खूबसूरत और कीमती कंबल पड़ा हुआ था। हम बादशाह सलामत को अपने कमरे में खुशामदीद कहते हैं। शहजादे ने बादशाह को देखते हुए इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं शहजादा आफरीदों। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खुशखबरी बादशाह सलामत? शहजादे ने चौंक कर पूछा। बैठो बतलीमोस। बादशाह ने एक कुर्सी पर बैठते हुए दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा करके बूढ़े बतलीमोस से कहा और बतलीमोस शुक्रिया अदा करके कुर्सी पर बैठ गया। शहजादा बड़ी हैरत भरी नजरों से बूढ़े को देख रहा था। बादशाह ने उसे बतलीमोस की आमद और फिर उससे होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी तो शहजादे के चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए। बुजुर्ग बतलीमोस, क्या ये सच है कि मैं तंदुरुस्त हो सकता हूँ? शहजादे ने बड़ी उम्मीद भरे लहजे में बूढ़े बतलीमोस से मुखातिब होकर कहा। शहजादा हजूर, आप अल्लाह ताला के फजल से जरूर तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप जरा अपनी टांगों से कंबल हटाएं ताकि मैं देख सकूं कि काले जादूगर ने आपकी टांगों पर कौन सा जादू किया है और उसका क्या तोड़ हो सकता है। बूढ़े बतलीमोस ने मुस्कुराते हुए कहा और शहजादे ने हाथ से कंबल हटा दिया। बूढ़े की नजरें शहजादे की बेजान टांगों पर जम सी गईं। वो काफी देर तक उन्हें बगौर देखता रहा। फिर उसने एक तवील सांस लिया। मैं जान गया हूँ शहजादा हजूर, उस काले जादूगर ने आपकी टांगों पर दुनिया का सबसे खतरनाक जादू किया है। इस जादू को जादू की जुबान में दरख्त का जादू कहा जाता है। बूढ़े बतलीमोस ने कहा, दरख्त का जादू, वो क्या होता है? बादशाह और शहजादे दोनों ने बैक आवाज होकर पूछा। बादशाह सलामत, ये जादू की एक किस्म है। इस दुनिया में एक ऐसा जजीरा है जिसे साबूरा जजीरा कहा जाता है। ये जजीरा कतई वीरान है। इस जजीरे पर एक दरख्त है जिसकी बाकायदा इंसान की तरह आंखें हैं, इसलिए इस दरख्त को आंखों वाला दरख्त कहा जाता है। लेकिन इसकी आंखें उस वक्त नमूदार होती हैं जब चांद परी 14वीं के चांद पर पहुंचती है। उस वक्त उस दरख्त की आंखें खुलती हैं और उस दरख्त में से तेज चमकती रोशनी निकलती है। अगर उस वक्त शहजादा हजूर उस दरख्त के सामने इस तरह मौजूद हों कि उनकी पुश्त दरख्त की तरफ हो तो ये रोशनी उनके जिस्म पर पड़ जाएगी और ये जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जादू आर्जी तौर पर खत्म होगा। जैसे ही चांद परी पूरी तरह चांद पर पहुंचेगी, ये रोशनी गायब हो जाएगी और इसके साथ ही जादू दोबारा अपना असर कर देगा। इसको हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है कि चांद परी चांद से उतरकर इस दरख्त पर आकर उसकी दोनों आंखों को अंधा कर दे, तो फिर ये दरख्त गायब हो जाएगा और जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बूढ़े बतलीमोस ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी समझ में तो कोई बात नहीं आई। बादशाह ने हैरान होकर कहा, हाँ बुजुर्ग बतलीमोस, वाकई तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। शहजादे ने कहा, शहजादा हजूर, उस दरख्त को जादू का दरख्त कहा जाता है। काले जादूगर ने उस दरख्त का रस आपके एक खादिम के जरिए आपको पिलवा दिया है, जिसकी वजह से बावजूद इलाज के आपकी टांगे ठीक नहीं हो रही और जिस तरह दरख्त नहीं चल सकते इस तरह आप भी नहीं चल सकते। अब ये जादू सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकता है जब ये दरख्त खुद खत्म कर दिया जाए, और दरख्त उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसकी जादू की आंखों को अंधा न कर दिया जाए। और दरख्त की उन आंखों को अंधा सिर्फ चांद परी कर सकती है, और चांद परी सिर्फ उसे देख सकती है और उससे बातें कर सकती है जिस पर उस दरख्त की तेज रोशनी पड़ चुकी हो। और चांद परी सिर्फ 14वीं की रात चांद पर जाती है, और जब उसका ऊपर वाला जिस्म चांद पर पहुंचता है तो चांद की चमक मांद पड़ जाती है और वह जर्द रंग का हो जाता है। उसी वक्त दरख्त की आंखें खुलती हैं और उसमें से तेज रोशनी निकलती है, वरना नहीं। इसलिए मैंने इसका यही तरीका बताया है कि जिस वक्त चांद पर चांद परी पहुंचे, आप उस दरख्त के सामने मौजूद हों, लेकिन आपकी पुश्त दरख्त की तरफ हो, क्योंकि अगर ये तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ गई तो फिर आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। चूंकि आपके जिस्म पर तेज रोशनी पड़ चुकी होगी, इसलिए चांद परी आपको देख भी सकेगी।
अगर आपने उसे कायल कर लिया कि वो जादू दरख्त को खत्म कर दे, तो वो जादू दरख्त को खत्म कर देगी, और इस तरह ना सिर्फ आप पर हमेशा के लिए जादू का असर खत्म हो जाएगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे, बल्कि चांद परी भी आपकी दोस्त बन जाएगी, और फिर कभी कोई जादूगर दोबारा आप पर जादू न कर सकेगा और ना कोई बादशाह आप पर हमला कर सकेगा। बूढ़े बतलीमौस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, लेकिन हम तो माजूर हैं, हम वहाँ जजीरे पर कैसे जा सकते हैं? शहजादे ने बेचैन होते हुए पूछा। शहजादा हजूर, जजीरे तक मैं आपको पलक झपकने में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन वहाँ सारा काम आपने खुद करना है। आप एक घोड़ा मंगवा लें और इस तरह उस पर बैठ जाएं जिस तरह आप तंदुरुस्त हों। मैं आपको घोड़े समेत वहाँ पहुंचा देता हूँ, बतलीमौस ने कहा, और शहजादे ने दरबान को बुलाकर उसे एक खास घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। वहाँ शहजादे की जान को तो खतरा नहीं होगा? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। जी नहीं, आप बेफिक्र रहें, शहजादा हजूर बेहद अक्लमंद हैं, ये सब आसानी से संभाल लेंगे। अलबत्ता मुझे यकीन है कि शहजादा हजूर तंदुरुस्त होने के बाद मुझे मेरा इनाम जरूर देंगे। बतलीमौस ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ इनाम, तुम पेशगी ले लो, बोलो कितना इनाम चाहिए तुम्हें? बादशाह ने चौंक कर कहा, जी नहीं बादशाह सलामत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ शहजादा हजूर से इतनी दरख्वास्त है कि जब चांद परी उस दरख्त को अंधा कर दे और उसका जादू खत्म हो जाए तो उस दरख्त की एक शाख तोड़कर साथ ले आए। ये शाख मेरा इनाम होगा। बतलीमौस ने जवाब दिया। तुम उस शाख का क्या करोगे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। उस दरख्त की शाख का रस पीकर मैं दोबारा जवान हो जाऊंगा, बूढ़े ने जवाब दिया। बुजुर्ग बतलीमौस, आप बेफिक्र रहें, मैं ये शाख जरूर साथ ले आऊंगा, शहजादे ने कहा, और बूढ़े बतलीमौस ने उसका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद दरबान ने वापस आकर शहजादे का घोड़ा तैयार हो जाने की इतला दी तो शहजादा अफरीदों ने बादशाह और बूढ़े बतलीमौस से इजाजत मांगी ताकि वो लिबास बदल ले, और बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। शहजादे के इशारे पर उसके खास मुलाजिम अंदर आए और उसकी कुर्सी उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गए। आओ बतलीमौस, हम शाही अस्तबल में चलें, शहजादा तैयार होकर वहीं आ जाएगा, बादशाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और बूढ़ा बतलीमौस भी उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद वो शाही अस्तबल में पहुंच गए जहां एक खूबसूरत घोड़ा तैयार खड़ा था। थोड़ी देर बाद शहजादे की कुर्सी भी वहां ले आई गई। शहजादे ने उस वक्त वाकई शहजादों जैसा लिबास पहना हुआ था। दो मुलाजमों ने शहजादे को उठाकर घोड़े पर बिठा दिया और बतलीमौस ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ी और साथ ही शहजादे को आंखें बंद करने के लिए कहा, और फिर खुद उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जोर से फूंक मारी तो शहजादा और घोड़ा दोनों इस तरह गायब हो गए जैसे उनका वहां वजूद ही ना हो। आइए बादशाह सलामत, अब मैं आपके कमरे की एक दीवार को इस तरह आईना बना दूं कि आप और मैं उसमें शहजादे के साथ गुजरने वाले तमाम वाकयात देख भी सकें और सुन भी सकें, ताकि हमें मालूम होता रहे कि शहजादा क्या कर रहा है। शहजादे के गायब होने के बाद बतलीमौस ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, और बादशाह उसकी ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ। उधर शहजादे को आंखें बंद करते ही ऐसे महसूस हुआ जैसे घोड़ा उसे उठाए हुए आसमान पर तेजी से उड़ता चला जा रहा है। चूंकि बूढ़े बतलीमौस ने उसे आंखें खोलने का हुक्म ना दिया था, इसलिए वो मुसलसल आंखें बंद किए बैठा हुआ था। काफी देर बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे घोड़ा किसी जगह पर रुक गया हो, तो उसने बेख्तियार आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक जजीरे पर मौजूद था और 14वीं का चांद चमक रहा था। जजीरे पर दरख्त मौजूद थे, लेकिन वहां उसे ऐसा कोई दरख्त नजर न आ रहा था जिसे वो जादू का दरख्त समझता। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक दरख्त को देख लिया जो अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा दरख्त था। उसके तने पर दो इंसानी आंखों जैसी गांठें भी साफ नजर आ रही थीं। वो समझ गया कि यही वो जादू का दरख्त होगा। उसने घोड़ा वहीं रोक दिया और चांद की तरफ देखने लगा जो पूरी तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। अभी वो चांद और इर्द गिर्द के माहौल को देख ही रहा था कि बेख्तियार वो ये देखकर चौंक पड़ा कि एक परी जमीन से उड़ती हुई चांद की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। परी बेहद खूबसूरत थी। शहजादा समझ गया कि यही वो चांद परी होगी जिसका जिक्र बूढ़े बतलीमौस ने किया था। वो उसे देखता रहा और परी उड़ते उड़ते आखिरकार चांद तक पहुंच गई। फिर अचानक चांद की रोशनी मध्यम पड़ने लग गई और परी का चेहरा चांद में नजर आने लग गया। ऐसे लगता था जैसे वो चांद के अंदर पहुंच गई हो, जबकि उसका जिस्म अभी फिजा में ही लटका हुआ नजर आ रहा था। शहजादे ने जल्दी से उस जादू के दरख्त की तरफ देखा और फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि जिस जगह उसकी आंखों जैसी गांठें थीं, वहां चमक सी नमूदार होने लग गई थी जैसे कोई इंसान आंखें खोल रहा हो। शहजादे ने जल्दी से घोड़े को मोड़ा और उस दरख्त और चांद की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया।
चांद की रोशनी अब काफी हद तक मध्यम पड़ चुकी थी। शहजादा खामोश खड़ा उस तेज रोशनी का इंतजार करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद माहौल इंतहाई तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गया। तेज रोशनी शहजादी की पुश्त पर वाक़े उस दरख्त से ही पैदा हो रही थी। ये रोशनी काफी देर तक मौजूद रही, फिर यकलख्त गायब हो गई और शहजादे को यूं महसूस हुआ कि उसकी बेजान टांगे हरकत करने लगी हों। वो बड़ा खुश हुआ और उसने घोड़े को मोड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरख्त की आंखें खुली हुई थीं और वो इस तरह शहजादे को देख रहा था जैसे कोई इंसान देखता है। चांद की रोशनी अब दोबारा तेज होने लग गई थी और अब वो चांद परी भी गायब हो चुकी थी। चांद परी मेरी मदद करो, शहजादे ने अचानक चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक दूर से एक मीठी सी आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही शहजादे ने देखा कि चांद में से रोशनी की तेज लहर से निकलकर सीधी उसके सामने जमीन से टकराई और फिर चंद लम्हों बाद वो लकीर गायब हो गई और अब वहां एक इंतहाई खूबसूरत परी खड़ी थी जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। परी इस कदर खूबसूरत थी कि शहजादा उसे देखते का देखता रह गया। कौन हो तुम आदमजाद और यहाँ कैसे आए हो? चांद परी की मीठी सी आवाज सुनाई दी। मेरा नाम शहजादा आफरीदों है और मैं मुल्क रूम का शहजादा हूँ और मैं तुम्हारी मदद हासिल करना चाहता हूँ अच्छी परी, शहजादे ने कहा और तेजी से घोड़े से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया क्योंकि अब उसकी टांगे ठीक हो चुकी थीं, लेकिन वो जानता था कि यह सेहतयाबी आर्जी है। लेकिन फिर भी एक तवील अरसे के बाद इस तरह अपनी टांगों पर खड़े होने से उसे बेपनाह मुसर्रत हो रही थी। कैसी मदद, खुलकर बताओ, चांद परी ने हैरत भरे लहजे में कहा और शहजादा आफरीदों ने उसे अपनी माजूरी से लेकर बूढ़े बतलीमौस की आमद और फिर उसे होने वाली तमाम बातें बता दी। ओह, तो उस बूढ़े जादूगर बतलीमौस ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो काला जादूगर का दुश्मन है और चाहता है कि जादू दरख्त का रस पीकर खुद दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाए। लेकिन तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, चांद परी ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो यकलख्त फिजा में उड़ी और उड़ती हुई उस आंखों वाले दरख्त पर जाकर बैठ गई। मुझे अंधा ना करो चांद परी, मैं शहजादे पर होने वाला जादू वैसे ही खत्म कर देता हूँ, दरख्त से रोती हुई आवाज सुनाई दी। जादू दरख्त, तुमने वादा किया था कि तुम्हारी वजह से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचेगी, लेकिन तुमने इस खूबसूरत और मासूम शहजादे आफरीदों को माजूर करके इसे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। अगर जादूगर बतलीमौस अपने फायदे के लिए शहजादे के पास ना आता और उसे यहाँ ना भेजता तो शहजादा मौत तक इसी तरह माजूर और बेबस रहता। तुमने ये वादा खिलाफी की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चांद परी ने गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छी चांद परी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, काले जादूगर ने मुझे मजबूर कर दिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे अपना रस ना दिया तो वो मुझे जादू की आग में जलाकर राख कर देगा। मैंने जल जाने के खौफ की वजह से उसे रस दे दिया जो उसने अपने एक आदमी के जरिए शहजादे को पिलवा दिया। मैं मजबूर था चांद परी, दरख्त ने रोते हुए लहजे में कहा। शहजादा आफरीदों बड़ी हैरत से उस दरख्त को इंसानी आवाज में बातें करते सुन रहा था। नहीं, तुमने मुझे मदद के लिए बुला लिया होता, तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए कानून के मुताबिक तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चांद परी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। शहजादा आफरीदों, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वैसे ही ठीक कर दूंगा, चांद परी से मेरी सिफारिश कर दो। उस दरख्त ने शहजादा आफरीदों से मुखातिब होकर इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छी चांद परी, इसे मुआफ कर दो, ये जिस लहजे में मिन्नत कर रहा है उस पर मुझे तरस आ गया है। शहजादा आफरीदों ने जादू दरख्त की वाकई सिफारिश कर दी क्योंकि वो फितरतन रहम दिल था और उस वक्त दरख्त को रोते हुए देखकर और उसकी मिन्नत समाजत सुनकर उसे उस पर तरस आने लग गया था। तुम वाकई अच्छे शहजादे हो, रहम दिल और नेक दिल, वरना जिस जादू दरख्त ने तुम्हें माजूर बना रखा था तुम कभी उसकी सिफारिश ना करते। लेकिन दरख्त को कानून के मुताबिक वादा खिलाफी की सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी दोनों आंखों की बजाय सिर्फ एक आंख को अंधा कर देती हूँ, चांद परी ने कहा और इसके साथ ही उसके हाथ से रोशनी की तेज लहर सी निकली और दरख्त की एक आंख से टकराई। इसके साथ ही वो आंख जलकर राख हो गई और दरख्त के रोने की आवाजें पूरे जजीरे में गूंजने लगीं। चांद परी ने अपना हाथ शहजादे की तरफ घुमाया और एक बार फिर उसके हाथ से रोशनी की लहर से निकली और शहजादे की टांगों पर पड़ी। शहजादे को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों में तेज आग भड़क रही हो, लेकिन फिर ये आग खत्म हो गई। अब तुम हमेशा के लिए सेहतयाब हो चुके हो शहजादे, और जादू दरख्त को भी वादा खिलाफी की सजा मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि आइंदा ये कभी वादा खिलाफी ना करेगा। अब तुम वापिस अपनी दुनिया में जा सकते हो,
चांद परी ने उड़कर दरख्त से नीचे आते हुए कहा। लेकिन चांद परी, उस बूढ़े बतलीमौत से मैंने वादा किया है कि मैं उसे इस दरख्त की शाख ला कर दूंगा, इसलिए अब मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? शहजादा आफरीदों ने कहा। और चांद परी बेख्तियार हंस पड़ी और उसने तेजी से हाथ बढ़ाया और दरख्त की एक शाख इस तरह तोड़ी जैसी ये इंतहाई कमजोर हो। ये लो, इसे ले जाओ, ये उसके लिए काफी रहेगी। और सुनो, अब मैं तुम्हारी रहमदिली, नेकी और वादे की पाबंदी की वजह से तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आइंदा जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम चांद की तरफ मुंह करके मुझे आवाज दे देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाया करूंगी। चांद परी ने दरख्त की शाख शहजादे को देते हुए मुस्कुरा कर कहा और शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया तो चांद परी मुस्कुराई और दूसरे लम्हे वो फिजा में उड़ी और फिर रोशनी की तेज लहर बनकर वो सीधी चांद तक पहुंची और गायब हो गई। शहजादा उछलकर वापस घोड़े पर सवार हो गया। अच्छे शहजादे, तुमने आज मेरी जान बचाई है, वरना चांद परी मेरी दोनों आंखें अंधी कर देती और मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आइंदा जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो दुनिया में किसी भी दरख्त के पास पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान करना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। दरख्त ने भी दोस्ताना आवाज में कहा और शहजादे ने उसका भी शुक्रिया अदा किया। तुम अपनी आंखें बंद कर दो, तुम वापस अपने महल में पहुंच जाओगे, दरख्त ने कहा। और शहजादे आफरीदों ने आंखें बंद कर ली और उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि उसका घोड़ा फिजा में उड़ता चला जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसने महसूस किया कि अब घोड़ा जमीन पर रुक गया है तो उसने आंखें खोल दी। वो वाकई अपने महल के शाही अस्तबल में मौजूद था। शहजादा चूंकि अब सेहतयाब हो चुका था, इसलिए वो उछलकर घोड़े से नीचे उतरा और अस्तबल में मौजूद हर शख्स ने उसकी सेहतयाबी पर उसे मुबारकबाद दी। उसी लम्हे बादशाह और बूढ़ा बतलीमौत भी वहां पहुंच गए। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो शहजादे आफरीदों से लिपट गया। बतलीमौत भी बेहद खुश था क्योंकि शहजादा उसके लिए जादू दरख्त की शाख ले आया था। शहजादे ने उसे शाख दी तो उसने जल्दी से उसे मुंह में डालकर चबाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो देखते ही देखते बूढ़े की बजाय एक खूबसूरत नौजवान बन गया। बादशाह ने शहजादे की सेहतयाबी की खुशी में पूरे मुल्क रूम में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया और गरीबों को दिल खोलकर दौलत दी। अवाम भी अपने शहजादे की सेहतयाबी पर बेहद खुश थे, इसलिए पूरा मुल्क रूम शहजादे की सेहतयाबी के जश्न में इंतहाई खुशी से शामिल हुआ और कई दिनों तक ये जश्न मनाया जाता रहा।